ओके। देखिए जो तीसरे पेपर की, थर्ड पेपर की जो 10 यूनिट है वो जियोलॉजी की है। जियोलॉजी को अपन को क्यों पढ़ाते हैं, पहले हमें ये समझना होगा। इसलिए पढ़ाते हैं कि हमें रॉक स्ट्रक्चर, यदि किसी भी लैंडफॉर्म की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है उसके बारे में जानकारी, या मिनरल्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, रॉक की उत्पत्ति यानी जो ओरिजिन हुई है उसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में पढ़ाते हैं। या फिर जो मिनरल्स हैं, चाहे पेट्रोलियम हुआ या कोल हुआ, आयरन हुआ, उनकी उत्पत्ति की प्रोसेस क्या है। तो इस बार जो उनने क्वेश्चन पूछे थे वास्तव में उसी के अनुसार पूछे थे, बिल्कुल भी बाहर नहीं पूछे थे, जो पूछना चाहिए वो ही पूछा था। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज अपना जो पेपर बनाया था आंसर राइटिंग का। तो पहला क्वेश्चन था कि क्या था, लीचिंग। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, निक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है, यह अधिकतर कहाँ होती है, यानी मोस्टली यह कहाँ पे पाई जाती है। तो इसमें क्या लिखना था अपन को, पहले नंबर तो क्या लिखना था, पहला पॉइंट है कि प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो जब सॉइल में यानी मिट्टी में या सॉइल में ऊपरी स्तर से यानी ऊपरी स्तर से पदार्थों का नीचे की ओर क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, निक्षालन हो जाता है। ठीक, जब ऊपरी मृदा की ऊपरी सतह से पदार्थों का निचले स्तरों में प्रवाह यानी अपवाहन हो जाता है या स्थानांतरण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निक्षालन। ठीक, पहला पॉइंट क्या लिखना था, बहुत शॉर्ट में लिखना है क्योंकि 2 लाइन या 3 लाइन मिलती है। जब मिट्टी के ऊपरी स्तर से पदार्थों का स्थानांतरण निचले स्तरों की ओर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निक्षालन। और इसमें किसका होता है, जैसे सिलिका हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, उसका नीचे संस्तर में हो जाता है और एल्युमिनियम और आयरन बचे रहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, आयरन और एल्युमिनियम दोनों ऊपरी संस्तर में बच जाते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो नीचे चला जाता है और सिलिका वगैरह नीचे चली जाती है। तो इस कारण से इस क्रियाविधि को क्या कहते हैं, लीचिंग। दूसरा पॉइंट, यह अधिकतर कहाँ होती है, तो यह होती है इक्वेटोरियल क्षेत्र में, या अगर आपको ये पता नहीं है तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल या उससे अधिक रेनफॉल होती है तो उस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, क्या, तो इक्वेटोरियल जहां पर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है और ट्रॉपिकल जोन होना चाहिए। ठीक, क्लियर। तो इसको लिखेंगे कैसे, हमें 3 लाइन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, लिखने का है मुक्त, आती सबको है। तो मिट्टी के ऊपरी स्तर से जब पदार्थों का निचले स्तर में स्थानांतरण हो जाता है उसे हम निक्षालन कहते हैं। पहला पॉइंट, स्थानांतरण हो जाता है, इसमें जो जैविक पदार्थ और सिलिका आदि का स्थानांतरण हो जाता है, एल्युमिनियम और आयरन उसी में बचे रहते हैं। ठीक, और यह होती है जहां पर 200 सेंटीमीटर या प्लस जो रेनफॉल हो वहां पर, या ट्रॉपिकल रीजन होना जरूरी है वहां पर होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एक्विफायर या जलभृत या जलभरा क्या होते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि इसको थोड़ा समझना है, पहले समझ के फिर लिखना है। क्या होता है कि वर्षा का जल हुआ और रंध्रों के द्वारा, होलों के द्वारा रिस रिस का नीचे जाता है जमीन के अंदर। लेकिन जब क्या होता है कि जब पृथ्वी के अंदर जो बेस स्ट्रक्चर आ जाता है या बेसिक रॉक्स आ जाती है तो वहाँ पर जो जल यहाँ से रिस रिस कर कलेक्ट हो जाता है। उसी जल संचय या वाटर स्टोरेज को हम क्या कहते हैं, एक्विफायर या जलभृत कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे कि जब वर्षा का जल होल या वेबर के द्वारा रिस कर पृथ्वी के नीचे आधार सेल पर जमा होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जलभृत या जलभरा कहते हैं। ठीक, क्लियर।
और एक छोटा सा यहाँ पर, अगर आपको वैसे टाइम नहीं रहता है, यहाँ से हो रहा है और ये आपका यहाँ पे हो गया जल भरा और ये होल हो गया, ठीक, छोटा सा मैप बना देंगे। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सेल या रॉक, इसमें रॉक ऑयल या सेल तेल क्या है? तो यह क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या होता है? यानी सेडिमेंट्री प्रोसेस के द्वारा निर्मित, इसमें क्या लिखेंगे? सेडिमेंट्री प्रोसेस के द्वारा निर्मित एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक। और इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में, जैसे अभी पेट्रोलियम की कीमत ज़्यादा बढ़ी है तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका उपयोग आज वर्तमान में बढ़ रहा है। और यानी जो फर्स्ट विश्व में सबसे बड़ा सेल तेल का उत्पादन कौन है? यूएसए, ठीक। तो पेट्रोलियम के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका यानी उपयोग किया जा रहा है और एक प्रकार का सेडिमेंट्री प्रक्रिया के द्वारा निर्मित एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अवसादीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। इसको वर्तमान में पेट्रोलियम के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक। और फर्स्ट जो विश्व में प्रथम यानी सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यूएसए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं यूरेनियम सीसा, यानी अनुपात विधि द्वारा पृथ्वी की आयु कितनी निर्धारित की गई है? अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन अभी मेंस में आया था। क्यों आया था ना कि पृथ्वी की आयु वर्तमान में कितनी है? तो ऐसी चाहे थोरियम विधि हो चाहे यूरेनियम सीसा विधि हो, इसके अनुसार आ सकता है। तो अपन को क्या करना है कि कुछ जो मेथड है 4-5 उनको अपन को लिख लेना है, उनके अनुसार आयु कितनी निर्धारित की गई है वो करना है, ठीक। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसकी है 350 करोड़ से 555 करोड़ के मध्य, यानी इस अनुमान लगाया गया है लगभग इसके यूरेनियम सीसा अनुपात विधि के अनुसार पृथ्वी की आयु 350 करोड़ से 555 करोड़ वर्ष है। बस अगर आपने जे नहीं लिखा तो इसमें सीधे जाते हैं 3 मार्क में 0 नंबर, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं चलता है। और यही आपने लिए कठिनाई का कारण है, ये सीधे ले जाते हैं नंबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एडविन हब्बल थ्योरी क्या है या प्रिंसिपल क्या है? सबको पता है कि 15 अरब बरस पूर्व एकाएक विस्फोट हुआ, ठीक। और विस्फोट होने के बाद जब से अब तक सारी जो ब्रह्मांड है उसमें क्या हो रहा है? विस्तार। अगर किसी ने विस्तार नहीं लिखा और सब कुछ लिख दिया, इनका संबंध बिग बैंग थ्योरी से है, बिग बैंग थ्योरी में अमेंडमेंट किया था इनने, और इनने ये बताया था उसको एक साक्ष्य के रूप में इनके थ्योरी को माना जाता है। लेकिन अगर ये नहीं बताया कि आज इन्होंने ये बताया था कि तब से लेकर यानी 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी जो ब्रह्मांड में, यानी जो एक मटर के दाने में जो विस्फोट हुआ और उसका विस्तार आज वर्तमान में भी जारी है। तो वो किसने कहा था? इन्हीं ने एडविन हब्बल ने। और कब कहा था? ये 1920 में कहा था, ठीक। बस इनका यही है कि सारी गैलेक्सियां हैं, चाहे मिल्की वे हो, चाहे आकाशगंगा, और चाहे जितने भी स्टार हों, प्लेनेट्स हो, अपने स्थान से दूर की ओर, यानी इन्हें सब में विस्तार हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है जियोलॉजी का खनन के क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंस है? जियोलॉजी का खनन के क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी इन द फील्ड माइनिंग? तो सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है मिनरल, यानी क्योंकि हमें मिनरल्स की पता चले। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? रॉक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं? रॉक स्ट्रक्चर। और रॉक स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हुआ, ठीक, और फिर कौन कौन सी रॉक्स बनी, और रॉक्स में क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है।
तो जियोमॉर्फोलॉजी के अध्ययन से हमें मालूम चलता है कि किस प्रकार की रॉक्स, यानी रॉक्स की जो नेचर होगा उसकी जानकारी मिलती है। उसी के आधार पर हम यानी एक तर्क के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि जैसे अगर गोंडवाना रॉक्स है तो हम क्या किसकी जानकारी लगाएंगे कि इसमें कोल होगा। टर्सरी युगीन अगर रॉक्स है तो हम क्या लगाएंगे, वाइल्स होगा, ठीक है। और यदि धारवाड़ रॉक्स होंगी तो हम किसका, आयरन, मैग्नीशियम आदि का हम अनुमान लगाएंगे। उसी के आधार पर फिर हम खनन करेंगे। तो इस कारण से यानी माइनिंग के क्षेत्र में किसका योगदान है, भूगर्भ शास्त्र का या जूलॉजी का योगदान है। ठीक, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कैसे कि भूगर्भ शास्त्र या जूलॉजी के स्टडी से हमें मालूम चलता है कि रॉक स्ट्रक्चर का नेचर कैसा है, और जिस नेचर का रॉक्स होगा उसी के अनुसार उसमें मिनरल्स पाया जाएगा, उसी के अनुसार हम उसका माइनिंग कर सकते हैं। क्लियर। और एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे गोंडवाना रॉक्स, इसको यानी डैश लगा के कोयला। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यानी जो मॉडर्न मैन ओरिजिनेट, सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें भी। तो किसमें, होलोसीन काल में। कब हुआ था आधुनिक मानव, जो होमोसेपियनस था वो किस इसमें आया था, होलोसीन काल में, होलोसीन एरा में। और बताएं तो इसका एक पार्ट है, 3 पार्टों में डिवाइडेड भी किया गया है, लेकिन आप लोग होलोसीन लिख देंगे पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, आपको क्या पूछा, किस काल में हुई, सीधे लिख लीजिए आधुनिक मानव की उत्पत्ति होलोसीन काल में हुई, बस खत्म। इसके अलावा आप 3 में 3 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर। वहां पे हमें अपनी ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, यानी एसिटिक विच एलिमेंट्स इन एसिटिक रॉक्स में कौन से तत्व की प्रधानता होती है, सिलिका की। और नोट कर लीजिए 65 से 85% होती है। कितनी होती है, 65 से 85% होती है। बस इतनी लिखना है कि इसमें सिलिका की प्रधानता होती है और यह परसेंटेज 65 से 85% होता है। आपके 3 में 3 नंबर कोई नहीं, कोई विश्व की कोई शक्ति नहीं है वो उसको आपको कम कर सके। ठीक, ये हो जाते हैं अपने 3 मार्क के क्वेश्चन। ठीक, बिल्कुल सीधे सीधे आपको लिखना है। और ये इस प्रकार का क्यों दिया, इसलिए दिया कि आप इसी अकॉर्डिंग पढ़िए, जो आप पढ़ाई करेंगे वो इसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। ठीक, अब आ जाते हैं सॉइल एक्सप्लेन, सॉइल प्रोफाइल या मृदा प्रोफाइल को समझाइए। ये तो सभी ने लिख लिया होगा, लिख लिया होगा कि नहीं लिखा। अगर जिसने नहीं लिखा है तो इसके मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो क्या इसको क्या, यानी इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि सॉइल के लॉन्गिट्यूडनल यानी हॉरिजन, यानी वह क्रिया विधि जिसके तहत हम मिट्टी के लंबवत संस्तरों का अध्ययन करते हैं, मृदा परिच्छेद का या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। कैसा, लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। एक मैप बना देंगे इसमें, ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी और आर। ठीक, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा आपका ऑर्गेनिक मिनरल्स, यानी दोनों को, इसी दो ए और बी को ही मिट्टी मृदा मंडल कहते हैं, मृदा मंडल या सॉइल स्फीयर बोलते हैं, ए और बी को मिला के। ठीक,
सी में क्या होगा, इसमें जो बेसिक मटेरियल होगा वो होगा, और ये होगा आपका नीचे का आधार यानी बेस। ये बेस हो गया, इसमें बेसिक मैटर होगा, इसमें मिनरल्स की अधिकता होगी, इसमें आपकी ह्यूमस वगैरह होगी और मिनरल्स भी होंगे। यहाँ पे केवल ऑर्गेनिक मैटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सिंपल बनाना है, जटिल नहीं बना के आना है। O A B C और R। अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो फिर इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3 ऐसे होते हैं। फिर उसको अपन को अलग अलग करना पड़ेगा। फिर तो एक में इसका विवरण देंगे अगर लॉन्ग में आ जाए तब। इतना दिखा दिया यहाँ पर कि इसमें लिख देंगे ओ में, यहाँ पर लिखेंगे O में ऑर्गेनिक मैटर, यानी इसको भी 2 बाटों में O1 O2 होता है, तो इसमें ऑर्गेनिक रहेगा। ए में आपका ह्यूमस वगैरह रहेगी, इसमें मिनरल्स और साथ ही में ऑर्गेनिक मैटर का मिश्रण हो जाएगा। यानी जैसे निक्षालन के द्वारा, पार्टजोलाइजेशन के द्वारा, मेलेनाइजेशन के द्वारा जो एक्टिविटीज होती रहती हैं ऊपर नीचे, उनके द्वारा, कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा, पार्टजोलाइजेशन वगैरह के द्वारा, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा कि यहाँ का ऑर्गेनिक और यहाँ का मिनरल्स और मैटर, इन दोनों में मिक्सचर होती रहेगी, उसी से निर्माण होता है मिट्टी का। ठीक है, फिर O और A, B में मिनरल्स अधिकतर रहेंगे, और ये इसमें क्या, जैसे वो बड़ी बड़ी चट्टानें वगैरह, पत्थर वगैरह होंगे सी में, और यहाँ से बिल्कुल दृढ़ जो आधार बेसिक वो होता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अपन लिख देंगे, 1-2 पॉइंट अपन लिख देंगे। निष्कर्ष में अपन ये लिख देंगे कि सॉइल प्रोफाइल का अध्ययन जितनी यानी गहरी, एक सेकंड, सॉइल प्रोफाइल के अध्ययन के आधार पर हम मिट्टी की फर्टिलिटी या उर्वरकता की जानकारी लगाते हैं। सॉइल प्रोफाइल का अध्ययन क्यों कहते हैं कि जिसकी जितनी यानी गहरी प्रोफाइल होगी, जो सॉइल प्रोफाइल होगी, ये स्ट्रक्चर, वह मिट्टी उतनी ही उर्वर होगी। तो हम सॉइल प्रोफाइल का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी, उसके नेचर की जानकारी प्राप्त कर सके, उसके आधार पर हम क्रॉप का उसमें बो सकें। ठीक, क्लियर हो गया जी। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो फिर क्या लिखेंगे, आ सकता है, क्योंकि वो 3 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अब इसमें क्या लिखेंगे जानते हैं, इसकी विशेषताएं, यानी पहले तो विवरण लिख देंगे, फिर विशेषताएं। विशेषताओं में क्या लिखेंगे, विवरण, विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखेंगे कि ऊपर के में ऑर्गेनिक पदार्थ पाया जाता है, ए में ह्यूमस पाया जाता है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब हम यानी ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऑर्गेनिक पदार्थों में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मिनरल्स में ग्रोथ होगी, ऑर्गेनिक पदार्थों में क्या हो रही है, कमी आएगी, और मिनरल्स में क्या होगी, वृद्धि होगी। 2 पॉइंट। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो सॉइल में जो एयर रहती है ना, मृदा वायु, वह उसकी जो मात्रा है कम होती जाएगी। जल की मात्रा कभी कम होगी, कभी वृद्धि भी होगी। तो यह यानी इसमें निश्चित नहीं कह सकते हैं जल की मात्रा, तो जल को लेकर, वायु को लेकर, वाटर, वायु और आपका मिनरल्स और ऑर्गेनिक, इन सब को लेकर अपन इसकी विशेषताएं लिख देंगे। और फिर 3rd पॉइंट में इसमें लिख देंगे इसका इम्पोर्टेंस। 3 अगर लॉन्ग में आया तो 3 पार्टों में बांट के खत्म कर देंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं अपन तीसरे पॉइंट पे। पर्वतों के निर्माण काल को इंगित कीजिए। चलिए 3 बार हुआ है, यानी पृथ्वी पर 3 बार यानी पर्वतों की ओरिजिन हुआ है। ठीक है, एक तो प्री पैलियोजोइक काल में जो कनाडियन और स्कैंडिनेवियन सील्ड वगैरह का निर्माण हुआ था, पहला पॉइंट। प्री पैलियोजोइक काल में किसका हुआ था, कनाडियन सील्ड और स्कैंडिनेवियन, अरावली, हाँ अरावली भी आ जाएगा। ठीक है,
तो उसको फिर दूसरे काल में सिल्यूरियन डेवोनियन काल में, जो कि अपना विंध्यन हुआ, विंध्यन और अन्न, ठीक है, सिल्यूरियन और डेवोनियन काल में विंध्यन और सतपुड़ा और विंध्यन और सतपुड़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट में आएंगे, यानी उसमें सिल्यूरियन डेवोनियन में किसको कहेंगे, पैलियोजोइक काल को। पहले चलिए मैं बता दे रहा हूं इसको कैसे लिखेंगे। पहले तो हो गया ए में क्या लिखेंगे, प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियो प्री पैलियोजोइक। तो इसको दो पार्टों में बांटा है, तो उसको अपन को पार्ट में नहीं बांटना है, इसमें कनाडियन शील्ड, अरावली आदि 2 पॉइंट लिख दिए बस। तो ए हो गया। अपन बी में लिखेंगे पैलियोजोइक काल, पैलियोजोइक। इसमें होगा है आपका, इसमें आ जाते हैं इसी के पार्ट है सिल्यूरियन डेवोनियन, इसमें हुआ है आपका विंध्यन, विंध्यन और सतपुड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसी काल में ही, इसको दोनों एक कर देंगे, परमियन। परमियन एरा में इसमें हुए हैं बहुत के, ठीक है। जितने भी ब्लॉक माउंटेन हुए हैं, विश्व के जितने भी ब्लॉक माउंटेन हुए हैं वो इसमें हुए हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अपन सतपुड़ा को किस में पढ़ते हैं, ब्लॉक माउंटेन में। तो इसीलिए कई जो ज्योग्राफर विद ने इसको ब्लॉक माउंटेन में नहीं डालते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो जी यहाँ पे अपवाद है। अधिकतर भ्रंत यानी जो ब्लॉक माउंटेन है या भ्रंतोस पर्वत हैं, जैसे बासचेस हुआ, जितने भी ब्लैक फॉरेस्ट हुआ, जितने भी पर्वत हैं वो सब यहाँ पर हुए हैं परमियन काल में। इसी में जो अब यूरोप का हर्ट्ज पर्वत है ना, वो भी इसी काल का है, ठीक। सिएरा नेवेदा जो पिछली बार 2020 में 3 मार्क में लिखने आया था, वो भी इसी काल का है, सिएरा नेवेदा। अल्टाई टांग, वो भी सब इसी में आते हैं। तो सब ये परमियन में डाल देंगे। तो अपना ए हो गया, बी हो गया, और सी में फिर लिख देंगे टर्सरी एरा, थर्ड में टर्सरी या तृतीय युग या टर्सरी एरा में। टर्सरी एरा में वही अपने रॉकीज एंड जितने भी नवीन बलत या फोल्डेड माउंटेन हैं वो सब किस में आ जाते हैं, आपके टर्सरी एरा में। ईओसीन, ओलियोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, वो सब यानी उसके पार्ट है, उसी में इन सब का निर्माण हुआ है, ठीक है। 3 पार्टों में इसको लिखना था। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द थ्रो लाइट ऑन द सोर्स ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। तो ये तो सभी को 3 पार्टों में इसको डिवाइडेड करना है। अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन नेचुरल, ठीक। अप्राकृतिक स्रोत, सिद्धांतिक प्रमाण, ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांतिक प्रमाण, और प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, 3 पार्टों में। अब इसको अपन को कैसे लिखेंगे, इसको कितने, यानी आपके लिए पास 8 या 9 लाइन हैं, उसमें आपको लिखना है। तो सीधे डालना कि पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के स्रोत कई हैं, और इसमें स्रोत लिख देंगे, और यहाँ पर ऐसी लाइन खींच के और तीनों के नाम लिख देंगे। अप्राकृतिक, सिद्धांतिक, और यहां पर प्राकृतिक। नॉन नेचुरल, थ्योरिटिकल और नेचुरल, इसमें लिखेंगे। इसमें प्राकृतिक का पहले देख लेंगे, इसमें अर्थक्वेक आ जाएगा, वॉल्केनो आ जाएगा, ठीक है, अर्थक्वेक और वॉल्केनो वगैरह, ठीक। इसमें सिद्धांतिक में
जैसे जो हाइपोथेसिस है, जैसे जेम्स जीन की है, हॉयल लिटिंगटन की है, उनके अनुसार, ठीक है। और इसमें वॉल्केनो भी आ जाएगी, आपका अर्थक्वेक भी आ जाएगी, और इसमें उल्कापात मेट्रोराइट भी आ जाएंगे, ठीक है। 3 अपने इसमें लिख दिए, इसमें 1-2 के नाम लिख दिए, और यहाँ पे अपराकृतिक में इसमें लिख देंगे डेंसिटी, टेम्परेचर और हाँ प्रेशर, ठीक है। 3 इसमें लिख दिए, और नीचे फिर क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, वर्तमान समय में जो आधुनिक तरीके से हमने पृथ्वी की इनर कोर इनर स्ट्रक्चर की जानकारी हमने जो मुख्य स्रोत के रूप में जो उभरा है वो है अर्थक्वेक। कंक्लूजन में उसको दे देंगे, खत्म, क्लियर। अब ये बताइए, अगर आप ऐसा लिख के आएंगे तो ये बताइए कितने नंबर मिलेंगे? यानी 3 से तो कम नहीं मिलेंगे, 3.5 मिलेंगे हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये इंग्लिश वालों को फायदा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए थे, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कई लोग लिख नहीं रहे थे, या तो पेपर उनने बहुत जल्दी कर लिया या आ नहीं रहा था। तो ये तो पॉइंट है, आप बताइए इसमें क्या नहीं लिख सकते थे आप? इसमें चट्टानों के यानी जो रॉक्स है, टेल द फैक्टर ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये बताइए मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे निर्मित होती हैं, उसके अपन को फैक्टर बताने थे, या रूपांतरण या कायांतरण चट्टानों का निर्माण कैसा होता है उसके बारे में बताना था। अब कॉमन सेंस अगर कोई भी व्यक्ति यानी जो नए यानी स्टूडेंट से उनसे भी पूछ लेंगे तो क्या टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, बताइए कि नहीं होगा? तो इसमें ये लिखना था, बताइए इसमें क्या सोचने की है, ठीक। तो इसमें क्या क्या कारण होंगे? इसमें देखो इसमें 3 होंगे, ठीक। एक तो तापमान यानी टेम्परेचर होगा, दाब होगा, और हाँ वर्षा भी होगी। नहीं, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, और 1-2 पॉइंट और बता रहा हूँ। डेंसिटी नहीं, बता रहा हूँ। डायनामिक, गतिज, जब पर्वतों में यानी उत्थान अपलिफ्टमेंट और सबडक्शन होता है तो उसके कारण भी रूपांतरण होगा, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर हो जाएगा, जल हो जाएगा यानी वर्षा हो जाएगी, यानी डायनामिक या गतिज, दबाव यानी प्रेशर, और इसमें हाइड्रोथर्मल वाटर यानी उष्ण जल भी होगा, जो मैग्मा के द्वारा निकलता है ना उष्ण जल, उसके थ्रू भी क्या होता है कि जैसे चाहे वो प्राइमरी रॉक्स हो यानी इग्नियस रॉक्स हो या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो, इन दोनों को हमें रूपांतरण करना है। कैसे कैसे होगा? टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है, प्रेशर के द्वारा, ठीक, जल के द्वारा, ठीक, और किसके द्वारा? इसके अलावा उसमें और क्या आएगा? वही गर्म यानी जो जब लावा वगैरह उत्पन्न होगा तो हाइड्रोथर्मल वाटर यानी उष्ण जल के द्वारा, ठीक। क्या? हाँ तो उसमें सब आ जाएगा ना। नहीं तो फैक्टर ये बताइए, फिर आप बताइए कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो निर्माण हो रहा है वो कैसे होगा, ये बताइए। तो जिसके सुनो, हमने क्या पूछा है कि चट्टानों के कायांतरण के कारकों को बताइए, यानी जो चट्टानों का यानी जो क्या हो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो कैसे किन कारकों के माध्यम से मेटामॉर्फिक में परिवर्तित हो रही है या मेटामॉर्फिक का निर्माण हो रहा है। तो अगर जिस तापमान के द्वारा होगा तो यानी तापांतरण मेटामॉर्फिक हो जाएगा उसके अनुसार, ताप के अनुसार, और तो वही तो कारक है ना, तो क्यों कंफ्यूजन हो रहा है ना?
चलिए इसके बाद आते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, यानी डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ इरोजन। इरोजन की जो मेथड्स बतानी है, कैसे, अब उसमें क्या लिखा है देखो। इसमें क्या होता है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं या तो जीरो या फिर हीरो, ठीक, सीधा सीधा रहता है। आपने इसमें अगर मेथड लिखी है तो आपको इसमें 4 नंबर से कम नहीं मिलेंगे, 4-5 उसके मेथड्स लिखना है। अपघर्षण, सन्नी घर्षण, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं। अपघर्षण, सन्नी घर्षण, जलयोजन यानी हाइड्रेशन, ठीक है, और इसमें होता है, मैंने लिखे हैं बता दे रहा हूं, ठीक है। इसमें होगा पहला अपघर्षण, और उसको कहते हैं एवरेशन, ABRASION, एवरेशन। तो देखिए अगर कोई भी, चाहे एयर हो चाहे जल, जब कहीं से बहेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ की जो रॉक्स है, जिस रॉक्स से बहेगा तो उसमें क्या घर्षण के द्वारा, फ्रैक्शन के द्वारा उसमें एरोजन करवाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, अपघर्षण या एबॉर्शन, ठीक। दूसरा होता है सन्नी घर्षण या अटरीशन। तो उसमें क्या होगा कि जब जो जल में कई कण घुले हुए हैं और वो आपस में भी टकराएंगे और टकराकर और छोटे महीन कणों में विभाजित होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, सन्नी घर्षण या अटरीशन। फिर इसके बाद आता है अपवाहन या डिफ्लेशन। अपवाहन क्या होगा, जब पवन के द्वारा, ठीक है। फिर थर्ड आता है यानी गोलीकरण या कोरेशन, इसमें होगा संचारण या घोल कहते हैं, कोरेजन। तो इसमें क्या होगा कि जो जैसे जो चट्टानें होती हैं या रॉक्स होती हैं, उसमें कुछ जैसे सिलिका वगैरह हुई है, कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, उसमें जब जल मात्रा हो जाती है तो डिसिल्टिकेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेटीकरण आदि के द्वारा उसका क्या होता है, इरोजन हो जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा, ठीक। फिर इसके यानी सीधी सीधी घोल के द्वारा जो पदार्थ रहेंगे, जल उसको अपने में घोल के और बहा के ले जाएगा, क्लियर। फिर इसके बाद आता है जल दाब या वाटर प्रेशर के द्वारा। ये बताइए कि जब अगर एकाएक अगर यहाँ से अगर बहुत तेज तरीके से पानी अगर बहाया जाए तो उसके साथ बह जाएगी ना मिट्टी, तो जल दाब के द्वारा, वाटर प्रेशर के द्वारा। और उत्खनन या इसको कहते हैं प्लॉकिंग, ये होती है ग्लेशियर क्षेत्र में। जब मोरेन या हिमोड जब बहते हैं तो उसमें क्या घर्षण के कारण प्लॉकिंग के द्वारा और एक स्थान के पदार्थ को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उसमें 5-6 प्रकार के लिख देनी थी, यही है इसकी मेथड, ठीक। जिसने लिखा हो वो अपने हाथ से अपनी पीठ को थपथपा ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो निश्चित ही फिर नंबरों की बरसात होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है ट्रेस जीवाश्म या ट्रेस फॉसिल्स की विवेचना कीजिए। तो ये क्या होते हैं, एक होते हैं शारीरिक जीवाश्म या बॉडी का यानी फॉसिल्स होते हैं, और एक होते हैं जो दूसरे प्रकार के होते हैं कि जो बॉडीकल जीवाश्म के अलावा यानी जो चाहे पेड़ पौधे हुए हों या जीव जंतु हैं, उनके जो अंगों के अवशेष या उनके द्वारा कोई चिन्ह या छाप छोड़ना। देखिए बता रहा हूँ, ट्रेस यानी ट्रेस फॉसिल्स में क्या आते हैं कि जो शारीरिक फॉसिल्स यानी बॉडीकल फॉसिल्स होते हैं उसके इतर होते हैं, और इसमें शामिल क्या होता है कि जो चाहे पेड़ पौधे हों और चाहे जीव जंतु हों, उनके जो शरीर के अवशेष या उनके शरीर के द्वारा या जो कोई छाप या चिन्ह छोड़े गए हों, उनको हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक। जैसे पंजे का निशान या कोई उनका मल मूत्र वगैरह, ठीक है, या उनका कोई शरीर का कोई अंग वगैरह, इन सबको क्या कहते हैं, ट्रेस फॉसिल्स।
देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, भेज भी रहा हूँ मैंने 2-4 के इसके। देखिए ये हैं ट्रेस फॉसिल्स। एक पॉइंट हो गया कि क्या है, फिर इसके बाद इसका यूज क्या है। तो हम इनसे क्या मालूम चलाते हैं कि जीवों की उत्पत्ति किस काल में हुई, उनका नेचर क्या था, उसकी जानकारी हम एक जो जियोमॉर्फोलॉजी के या अन्य पदार्थों के एक उत्पत्ति के बारे में एक एविडेंस के रूप में इनका यूज करते हैं। 2 पॉइंट इसमें आ जाएंगे। एक तो एग्जाम्पल आ जाएगा, यानी किसे कहते हैं, इसमें उदाहरण क्या होते हैं, उनके अंग वगैरह या उनके द्वारा कोई छाप या चिन्ह छोड़े गए हैं, उसको एग्जाम्पल के थ्रू, और इसका एक उपयोग तो एविडेंस के रूप में जीवों की उत्पत्ति के लिए 3 पॉइंटों में इसको लिख सकते हैं। बाकी तो ये ट्रेस यानी ट्रेस फॉसिल से एक बहुत बड़ी यानी पूरी कॉपी भर जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल। व्हाट इज ग्राउंड वाटर टेबल या भूजल तालिका, यह क्या होती है? तो अपन ने पहले पॉइंट पे पढ़ा था ना, वहां पे 3 मार्क में एक्वाफायर। एक्वाफायर के जो ऊपर का जो पार्ट होता है, देखो पहले तो क्या आएगा यहाँ पर, पहले तो आधार सेल आएगी यहाँ पर, इसके बाद क्या आएगा, जो एक्वाफायर आएगा जहां पर यानी जो जल यानी चूंकि यहां से नीचे जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक्वाफायर। और इसके ऊपर जो यहाँ पर रंध्र हैं और जो होल वगैरह हैं, और इसमें क्या हो भरा है, पानी, क्या भरा है, जल। और जो जल कैसा है, इसमें जितने भी जो होल हैं या रंध्र हैं, विवर हैं, इसमें जो वर्षा का जल रिसकर इसमें भरा हुआ है, तो इसी को, और ये कैसा है, सैचुरेटेड है, संतृप्त है। तो इस पार्ट को अपन क्या कहेंगे, वाटर टेबल। और इसका फिर तो वर्षा का जल जब पृथ्वी के ऊपरी सतहों में विवर या रंध्रों के द्वारा या केशिका क्रिया यानी कैपेल यानी केशिकाओं के माध्यम से भरा यानी इसमें रंध्रों में भर जाता है या और संतृप्त हो जाता है, कंडीशन है। अगर सैचुरेटेड नहीं लिखा तो आपका फिर गड़बड़ है, यानी ये क्या होती है, सैचुरेटेड होती है, संतृप्त होती है। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, वाटर टेबल या भूजल तालिका। और जो यहीं पर फिर क्या क्या खोद देते हैं, कुएं, और यहां से फिर पानी इसमें कुएं में आ जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसमें अब क्या लिखा था, इसमें क्या है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। क्यों, हम इसमें अति दोहन कर रहे हैं नलकूपों वगैरह के द्वारा, कुओं के द्वारा, तो इसमें धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है। अच्छा, इसका एक और थोड़ा सा और बता दें, ठीक है, कभी अगर आ जाए तो देखो यहाँ पर ये क्या है, सैचुरेटेड है। इसके ऊपर भी रहेगा एक पार्ट जो कैसा रहेगा, असंतृप्त। इसमें होल तो रहेंगे, विवर रहेंगे, लेकिन जल रहेगा बहुत कम मात्रा में रहेगा, और लेकिन कैसा रहेगा, संतृप्त नहीं रहेगा, सैचुरेटेड नहीं रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा। तो इसके यानी ये ऊपर का पार्ट होगा, ये जलतालिका हो गई, ये यहाँ पे ये हो गया, ये दृढ़ पिंड हो गया। इस प्रकार से इसको क्लियर, अगर हमने कॉन्सेप्ट समझा है तो वहां पे फिर कैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, हम लिख लेंगे निश्चित। और ये भी ध्यान रखना सभी लोग, हमें कोई भी पॉइंट दिया है, अच्छा निर्माण में थोड़ी क्या है, यानी उसकी जो लैंग्वेज है वो टप दी है,
लेकिन उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन का हमें जो मीनिंग है, अर्थ है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो हमें समझना जरूरी है। उसको छोड़ के नहीं जाना है, ये बिल्कुल गांठ बांध ले, ठीक है। अगर हमें वहां से पेपर देते हुए और हंसते हुए आना है तो इसका ध्यान रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं 11 मार्क के क्वेश्चन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है 11 मार्क के। तो चलिए पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ विदरिंग। सब पे बन गया कि नहीं बना? जिस पे नहीं बना हो वो हाथ उठाइए। 3 प्रकार का रहे। पहले नंबर तो इसको क्या करेंगे, किसे कहते हैं? तो ऐसा नहीं कि तुमने एक पेज तो भर दिया उसको विदरिंग को डिफाइन करने में, ठीक है, और मालूम चला कि एक पेज में फिर उसके टाइप दिखा रहे हैं, ये गलत है, आपका बैलेंस नहीं है आंसर। 3 लाइन में अपक्षा किसे कहते हैं? 3 या 4 लाइन में आपका ये एरो यानी विदरिंग आपको समझा देना चाहिए कि, ठीक है, कि बाह्य कारकों के माध्यम से चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? बाह्य कारकों के माध्यम से अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाएगा? अपक्षा या विदरिंग। दूसरा पॉइंट से, ये तो हो गई सिंपल सामान्य परिभाषा। दूसरी होती है अपने स्थान पर रॉक्स का, चट्टानों का विघटन या वियोजन होने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? विघटन और वियोजन को क्या कहते हैं? विदरिंग। अब उसकी पॉइंट, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले उसको लिख लीजिए, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं विघटन को, और डीकंपोजिशन कहते हैं वियोजन को, ठीक है। तो दोनों हो गई। अच्छा, तो आप लोग क्या लिखेंगे? जिस परिभाषा लिखनी है, चट्टानों का अपने बाह्य कारकों के माध्यम से अपने स्थान पर विघटन और वियोजन होना की क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं? विदरिंग या अपक्षय। क्लियर हो गया ना? और इसमें फिर क्या एक जानते हैं, ऐसा एक लिख देना यहां पर, अपक्षय इक्वल टू विघटन प्लस वियोजन और बंद कर देना, ठीक है जी। आपका पूरा यहाँ का जो आपका यहाँ का क्वेश्चन यानी 1 नंबर या 1 या 2 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बचे यहाँ पर 9 नंबर। 9 नंबर तो 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप होते हैं, फिजिकल, विदरिंग, केमिकल और बायोलॉजिकल। 3 प्रकार के, तीनों को पहले तो ऊपर से आप प्रकार में ऐसा बना देना, फिजिकल, केमिकल और बायोटिक, तीनों लिख के, और फिर इसके बाद यहाँ पर तापमान यानी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, और टेम्परेचर यानी एयर, और टेम्परेचर और वायु दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, डिसिल्टीकरण वगैरह ये सब लिख देंगे। और यहाँ पर ऑर्गेनिक जैसे केंचुए वगैरह केंचुआ वगैरह, केंचुआ, दीमक वगैरह मानव द्वारा, ये सब कुछ लिख देंगे। और इनको फिर यहाँ पर लिख के और फिर नीचे एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और नीचे निष्कर्ष में क्या लिख देंगे कि अपक्षय यानी जो विदरिंग है यह चट्टान को भुरभुरा बना के यानी चूर्ण में बदलता है, और जो मिट्टी के निर्माण एवं अपर्दन के लिए पदार्थ को उपलब्ध कराता है। इसका महत्व लिख देंगे, खत्म, ठीक है। समझ में आ गया ना? अगर जिसने ऐसा लिखा हो तो उसने वो सही जा रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेड ऑन बेसिस फैक्टर ऑफ इरोजन, यानी अवसादी सेलों का निर्माण अपर्दन के कारकों के आधार पर कैसे होता है। ये भी अगर आपने नहीं पढ़ा है क्वेश्चन, मैंने इसीलिए दिया था। जैसे इस बार जो अवसादीकरण का जो क्वेश्चन आ गया था, हम लोगों को खुद यानी पढ़ के नहीं गए थे लेकिन लिखना पड़ा था, और ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। अवसादी सेलों का निर्माण अपर्दन के कारकों के आधार पर, तो अपर्दन के कारक कौन कौन होते हैं? जल, वायु और हिमानी, 3 के आधार पर।
तो इसमें क्या लिखेंगे कि अवसादी सेलों का निर्माण। तो अवसादी सेलों का निर्माण इग्नियस आग्नेय सेल और कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स से होता है, और इसमें इन कारकों के माध्यम से इसका निर्माण होता है। कारकों को तीनों को लिखेंगे। जल, जल अब कहाँ पर, नदियों का जल, नदियों के क्षेत्र में कैसे हो रहा है, आपका समुद्रीय जल में कैसा हो रहा है, 2, और 30 फिर पवन के द्वारा कैसे हो रहा है वो, यानी विंड के द्वारा, और थर्ड हो जाएगा आपका ग्लेशियर के द्वारा। ठीक है, तीनों प्रकार से लिख देंगे। समुद्रीय में थोड़ा सा मैं बता दूं क्या डिटेल, यानी वो वाला तो लिख लेंगे आप लोग, यानी नदी के द्वारा कैसे हो रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स का। ठीक, और इसमें जो समुद्रीय में कैसे होता है, समुद्री में अवसादी जो जीवाश्म वगैरह सब होंगे तो वो नीचे जाके बैठेंगे। ठीक है, उच्च तापदाब के द्वारा क्या हो जाएगा, अवसादी सेल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब अवसादी सेल उसमें वो चूना प्रधान हो जाएगा, सिलिका प्रधान अवसादी रॉक्स का निर्माण हो जाएगा। 2 पॉइंट ये यहाँ पे जोड़ देना। जो तलहटी में यानी गहन सागरीय, इसको ऊज बोलते हैं, ऊज यानी ज्योग्राफी वो नहीं लिखना है अपन को, गहन सागरीय यानी डीप यानी ओशियन क्षेत्र में चूना प्रधान सेल का अवसादी सेल और सिलिका प्रधान यानी लाइमस्टोन वेस्ट और सिलिका वेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होगा। ठीक है, तो कारक कौन रहेंगे, जल, वायु और हिमानी, और कोई है, और नहीं होगा। समझ में आया, जल होगा, हिमानी होगा, वायु, और वायु के द्वारा क्या बनेगा, लोएस बनेगा, लोएस बनेगा, और मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या बनेगा, लोएस ही बनता है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स है। जैसे लोएस का अपन डाल देंगे वहां पर चीन वगैरह में, लोएस चीन यूक्रेन वगैरह में। ठीक, तो अवसादी सेल का निर्माण यानी अपर्दन के कारकों के माध्यम से कैसे होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मिनरल्स फॉर्मेशन, यानी खनिज निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। तो इसका ये थोड़ा सा इसमें अपन वो नहीं कर सकते, इसके पॉइंट अपन को आना चाहिए। चलिए कैसे, खनिज निर्माण की प्रक्रिया को विवेचना कीजिए। हमें भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को हमें लेकिन अटेम्प्ट करना है, 11 मार्क में आया है। ठीक, कैसे करेंगे, पहले तो इसमें जाइए, यानी क्या मिनरल्स, और क्या फॉर्मेशन यानी प्रोसेस ऑफ यानी फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो कैसे होगा, अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, और नंबर चाहिए हमें 7-8 नंबर चाहिए, 6-7 नंबर चाहिए है, क्योंकि पढ़ा नहीं है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, अब वहीं पे जाइए, जब हमारी पृथ्वी का ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन हुआ था तो क्या था, पृथ्वी लिक्विड अवस्था में थी, यानी लावा वगैरह से क्या हुई, इग्नियस रॉक्स का सर्वप्रथम निर्माण हुआ। इग्नियस रॉक्स का क्या हुआ, विदरिंग हुई, इरोजन हुआ और डिपोजिशन हुआ। 3 पार्ट हो गए, तीनों के आधार पर आपका किस प्रकार से, जैसे कि आर्कियन रॉक्स हुई, उसका इरोजन हुआ, उससे धारवाड़ रॉक्स का निर्माण हुआ। धारवाड़ के बाद कौन कौन रॉक्स हुई, यानी उनके निर्माण के आधार पर आप लिखे आइए पूरा, यानी खनिजों का निर्माण। आपने नहीं पढ़ा, लेकिन ये निश्चित कह रहा हूँ 6-7 नंबर आपको निश्चित मिल जाएंगे। हाँ बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके आधार पर। ठीक है, अब इसमें इसके पॉइंट हैं, इसका जो वास्तव में है कैसे डिवाइड करके, सोच के बताएंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे, ठीक है, वो तो हमें नहीं आ रहा है जब। अब इसके लिए कैसा लिखना है अपन को, देखिए बता रहा हूं कैसे कैसे होगा इसका। तो इसको कहते हैं मैग्मीय सांद्रण, यानी पहले तो अपन इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, खनिजों का निर्माण एक क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें प्राइमरी रॉक्स
जो रॉक्स किससे बनी हुई हैं, मिनरल्स से बनी हुई है, तो उनका विघटन वियोजन होगा, अपक यानी विघटन वियोजन यानी विघटन वियोजन होगा, उसके का निक्षेपण होगा, और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होगा, विभिन्न प्रकार के खनिजों का निर्माण होगा। जी अपन ने इंट्रोडक्शन में दे दिया। अब इसके प्रोसेस कैसे रहेगी, तो पहले तो जब क्या होगा कि मैग्मीय सांद्रण, इसको मैग्मेटिक कॉन्संट्रेशन, इसको पहला पॉइंट क्या कहेंगे, वही हमने पहले बताया कि पहले क्या हुई, पृथ्वी लिक्विड और तप्त अवस्था में थी, तो क्या हुआ उसका जमा, यानी मैग्मा का क्या होगा, कॉन्संट्रेशन हुआ। ठीक है, मैग्मेटिक कॉन्संट्रेशन, समझ में आया, कॉन्संट्रेशन हुआ और जमाव हुआ। फिर इसके बाद इससे क्या होगा, आपका क्या क्या बनेगा, गोल्ड बनेगा, सिल्वर बनेगा, आयरन बनेगा, मैग्नीज वगैरह इत्यादि बनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म यानी जो इग्नियस रॉक्स है उसका क्या होगा, विभिन्न कारकों ताप दाब वगैरह के कारण क्या होगा, मेटामॉर्फिज्म, चाहे प्राइमरी रॉक्स हो या सेडिमेंट्री रॉक्स हो, दोनों के द्वारा क्या होगा, जैसे कि लाइमस्टोन से क्या हो गया, संगमरमर या मार्बल्स का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ऐसे यानी इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक मॉर्फिज्म, या उसको कहते हैं कायांतरण या रूपांतरण। ठीक है, थर्ड पॉइंट आएगा आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या आएगा कि इग्नियस रॉक्स या चाहे मेटामॉर्फिक रॉक्स, उनका इरोजन वही हुआ, इरोजन होगा, डिपोजिशन हुआ, और वो घन यानी वो होके क्या बनाएंगे, चाहे हेमेटाइट, सेडेराइट, मैंगनीज वगैरह, कोयला वगैरह, ये सब कुछ बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट आएगा इवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण। बाष्पीकरण आपका जैसे कि कहाँ पहुँच जाओ आप, सांभर झील में या समुद्र तट पर, वहाँ पे एवेपोरेशन हुआ तो किसका निर्माण हुआ, नमक का निर्माण हुआ। नमक एक खनिज सॉल्ट है, एक खनिज तो है, जिप्सम का निर्माण हुआ। ठीक, फिर इसके बाद इस प्रकार से इसको 3-4 पॉइंट से लिख देंगे, और फिर उसकी क्रिया यानी ये तो हुई है, उसके फैक्ट यानी कैसे कैसे इसका ये हो रहा है, फिर इसमें लिख देंगे कि इनसे यानी जैसे इनसे रॉक्स का निर्माण हुआ, विभिन्न रॉक्स का निर्माण हुआ, और रॉक्स के निर्माण से इनमें जे खनिज पाए गए। ठीक, इस प्रकार से उसको पूरा करेंगे। समझ में आया? ठीक, यहां से जो आज का पेपर है, हो सके आपका एक 11 मार्क का क्वेश्चन हो सके रखा रहे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन 5th मार्क में या 11 मार्क में लिख लो, यानी खनिज तेल के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। नोट कर लो, खनिज तेल निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, या कोयला निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, 5th मार्क में भी आ सकता है। अब इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। और इसके अलावा अब ये तो आप लोगों कितनी बार पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना नवीन के आधार पर, वही क्रस्ट, मेंटल और कोर, वो तो आप सब लोग लिख लेंगे। ठीक है, वो तो आप सब लोग लिख लेंगे कि उसको भी बताना पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सब लोग लिख लेंगे। सब लोग पृथ्वी की ओरिजिन कौन कौन यानी जो हाइपोथेसिस या यानी संकल्पना कॉन्सेप्ट हैं, तो उनके अनुसार वो आप तैयार कर लेना। ठीक, और एक क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है, अगर वो सीधा सीधा देते हैं, वो सब प्रकार के क्वेश्चन दे रहे हैं कि जो भूविज्ञानिक या जियोमॉर्फोलॉजिकल समय सारणी, उसको सारी को आप पूरी टेबल को आपको याद करना है। कभी भी अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पर अगर हमने तैयार नहीं किया तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन वहाँ पर आप पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो उसको हमें 8 मिनट में, 8 या 9 मिनट में आपको लिख के देखना है कि हम कैसे लिख पाएंगे, उस प्रकार से आप उसको तैयार कर लेना। ठीक है, ओके।